जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि जीन क्लोनिंग परफॉर्म करने के लिए 3 अलग अलग डीएनए का यूज़ होता है। पहला है टोटल सेल डीएनए, सेकेंड इज़ प्लाज्मिड डीएनए एंड द थर्ड वन इज़ द फाज डीएनए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टोटल सेल डीएनए बैक्टीरियल सेल से कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। उसकी स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है डीएनए को बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करने के लिए। पहले बैक्टीरियल सेल को ग्रो किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक मीडिया में। उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरियल कल्चर है वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है मीडिया से। फिर सेटल डाउन होने के बाद उसे हम रिमूव करते हैं बैक्टीरियल कल्चर को और मीडिया को फेंक देते हैं। फिर उस सेल्स को रिमूव करने के बाद अब हम सबको पता है कि बैक्टीरियल सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल होता है, और बैक्टीरियल सेल का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को ब्रोक करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों लेयर को ब्रेक करने के बाद जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो सारे बाहर निकल के आएंगे। तो सेकेंड स्टेप ये है कि हमें सेल को रिमूव करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब से, फिर उसे ब्रोक करना पड़ेगा और जितने भी सेल एक्सट्रैक्ट है, सेल इंटरनल कंपोनेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप है कि हमें ये जो सेल डेब्रिज है, मतलब प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्मॉल फ्रैगमेंट्स हो गए, क्योंकि हमने उन्हें ब्रोक किया था। तो इन सेल डेब्रिज को हमें अलग करना पड़ेगा डीएनए से। थर्ड स्टेप यही है कि हमें प्यूरिफाइड डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इन सेल डेब्रिज से। और फाइनली हमें डीएनए को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी डीएनए हमें मिलेगा प्योर डीएनए, जब हम सेल डेब्रिज को डीएनए को सेल एक्सट्रैक्ट से अलग करेंगे तो वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा। तो उस डाइल्यूटेड फॉर्म को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फोर्थ स्टेप यही है। तो कॉन्सेंट्रेट हम इथेनॉल प्रेसिपिटेशन के मेथड से करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो ये चारों स्टेप हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे 1 by 1। तो पहला स्टेप है कल्चरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो अब बैक्टीरियल सेल को किस में ग्रो किया जाए, तो मेनली बैक्टीरियल सेल को हम लिक्विड मीडिया में ग्रो करते हैं। अब लिक्विड मीडिया क्यों, सॉलिड मीडिया क्यों नहीं? क्योंकि लिक्विड मीडिया में कोई लिमिटेशंस नहीं है या फिर कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आती बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने के लिए, इसलिए हम मेनली लिक्विड मीडिया ही यूज़ करते हैं। अब लिक्विड मीडिया के 2 अलग अलग टाइप्स है, एक है डिफाइंड मीडिया और दूसरा है अनडिफाइंड मीडिया। अब डिफाइंड मीडिया मतलब क्या? अब डिफाइंड मीडिया मतलब ऐसा मीडिया जिसके कंपोनेंट्स के केमिकल कंपोजिशन हमें मालूम है, ऐसे मीडिया को हम डिफाइंड मीडिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल M9 मीडिया। अब हम डिफाइंड मीडिया क्यों यूज़ करें? अगर हमें बैक्टीरियल कल्चर को ग्रो करना है एक प्रिसाइज कंट्रोल कंडीशन में, तो हम डिफाइंड मीडिया का यूज़ करते हैं। और दूसरा मीडिया विच इज़ मेनली यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज़ द अनडिफाइंड मीडिया। अब अनडिफाइंड मीडिया मतलब क्या? अनडिफाइंड मीडिया मतलब वो मीडिया जिसकी क्वांटिटी या आइडेंटिटी ऑफ उनके कंपोनेंट्स की पता नहीं है। अब जैसे अनडिफाइंड मीडिया में 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, एक है ट्रिप्टोफैन एक है ट्रिप्टॉन और दूसरा है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। इन दोनों कंपोनेंट्स का केमिकल कंपोजिशन हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ट्रिप्टॉन और ईस्ट एक्सट्रैक्ट ये दोनों, ट्रिप्टॉन बेसिकली अमाइनो एसिड सप्लाई करता है और ईस्ट एक्सट्रैक्ट बेसिकली नाइट्रोजन सप्लाई करता है। तो हम इन दोनों का फंक्शन तो पता है, लेकिन इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन पता नहीं है, ट्रिप्टॉन और ईस्ट एक्सट्रैक्ट का। इसीलिए इस मीडिया को हम कहते हैं अनडिफाइंड मीडिया। फॉर एग्जांपल LB मीडिया। अब ये मीडिया क्यों यूज़ किया जाता है? ये मीडिया इसीलिए यूज़ किया जाता है अगर हमें सिर्फ बैक्टीरियल सेल को आइसोलेट करना है, बैक्टीरियल सेल से डीएनए को बस आइसोलेट करना है, इसीलिए हम अनडिफाइंड मीडिया यूज़ करते हैं। अब बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ हो गई, लेकिन हमें पता अब हमने लिक्विड मीडिया भी चूज़ कर लिया कि हमें कौन सा लिक्विड मीडिया लेना है।
और हमने उसमें बैक्टीरियल सेल्स भी डाल दिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। अब मॉनिटर किससे करें? तो मॉनिटर करने के लिए हम यूजुअली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं। अब कितने नैनोमीटर पर? तो 600 नैनोमीटर पर हम यूजुअली मेजर करते हैं कि बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ हुई है कि नहीं। तो यूजुअली 1 ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10⁹ सेल्स पर ml। हमें ऐसा पता चलता है अगर हमें मॉनिटर करना है बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ, तो यूजुअली हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं। अब अगली स्टेप है हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग मतलब क्या कि हमने बैक्टीरियल सेल को मीडिया में ग्रो किया, लेकिन मीडिया हमारा कुछ काम का नहीं है, हमें सिर्फ बैक्टीरियल कल्चर चाहिए, बैक्टीरियल सेल्स चाहिए, ताकि हम उसमें से डीएनए आइसोलेट कर सकें। तो हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग मतलब गैदरिंग ऑफ यूज़फुल पार्ट, और हमें यूज़फुल पार्ट कौन सा है? बैक्टीरियल सेल्स। तो हमें मीडिया को बैक्टीरियल सेल से अलग करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूज का। इसमें क्या होता है? हाई स्पीड हम रोटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में बैक्टीरियल कल्चर को, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स सेटल डाउन हो गए नीचे, और मीडिया जो है वो ऊपर रह जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं सुपरनैटेंट, और नीचे के पार्ट को हम कहते हैं पेलेट। और पेलेट में हमारे बैक्टीरियल सेल होते हैं और सुपरनैटेंट में मीडिया। अब ये हो गई फर्स्ट स्टेप, कल्चरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। अब हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसके आउटर लेयर में सेल वॉल होता है। अब ये दोनों लेयर हम जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तो इंटरनल जो डीएनए है वो बाहर नहीं आएगा। तो हमें इन दोनों लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों लेयर को ब्रेक कैसे किए? तो इन दोनों लेयर को ब्रेक करने के लिए बेसिकली 2 मेथड होता है, एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में क्या होता है? फिजिकल मेथड में हम मैकेनिकल फोर्स के यूज़ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को ब्रेक करते हैं, और दूसरी मेथड है केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में हम यूजुअली एंजाइम्स या फिर डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए। अब कौन से एंजाइम्स यूजुअली यूज़ होते हैं? तो यूजुअली लाइजोजाइम, ये जो एंजाइम है ये सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। लाइजोजाइम करता क्या है? तो लाइजोजाइम सेल वॉल में जो पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं जो रिजिडिटी देते हैं सेल वॉल को, ऐसे कंपाउंड्स को लाइजोजाइम ब्रेक करता है, और जिसकी वजह से सेल वॉल की रिजिडिटी कम हो जाती है और सेल वॉल ब्रेक हो जाता है। अब लाइजोजाइम कहाँ से आइसोलेट करें? तो लाइजोजाइम बेसिकली एग वाइट्स में भी मिलता है या फिर आई टीयर्स में भी मिलता है, और फिर उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट इज ईडीटी। ईडीटी इज नथिंग बट इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। अब इथिलीन करता क्या है? तो इथिलीन बेसिकली एक चिलेटिंग एजेंट है जो मैग्नीशियम आयन को रिमूव करता है। अब मैग्नीशियम आयन का पर्पस क्या है? मैग्नीशियम आयन बेसिकली सेल वॉल का ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रिजर्व करता है, और मैग्नीशियम आयन का दूसरा भी एक रोल है कि वो डीएनए डिग्रेडिंग जो एंजाइम्स है उसे भी प्रिजर्व करता है। तो इन दोनों को ब्रेक करने के लिए हमें मैग्नीशियम आयन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ईडीटीए वही काम करते हैं कि ईडीटीए मैग्नीशियम आयन को रिमूव करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व नहीं रहता, और जो डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स है वो भी रिमूव हो जाते हैं। अब सेल वॉल तो रिमूव हो गया, लेकिन अब और एक आउटर कवरिंग है जो हमें रिमूव करनी पड़ेगी, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करने के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं एसडीएस, जो कि है सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट। अब सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट करता क्या है? तो सोडियम डिओडिसाइल सल्फेट यूजुअली लिपिड मॉलिक्यूल्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उनको रिमूव करता है, और जिसके वजह से सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी वजह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं,
और जो इंटरनल कंपोनेंट्स है सेल के बैक्टीरियल सेल में वो सारे बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि डायग्राम में ये एक बैक्टीरियल सेल है, फिर ये जो बैक्टीरियल सेल है वो हम डिस्टर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड डिटर्जेंट, और फिर हमें ये सेल एक्सट्रैक्ट मिलते हैं। ये सारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स है जो ये सारे फ्रैगमेंट्स है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो छोटे छोटे पीसेस में स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रोकन डाउन हो गए हैं। अब हमें सेपरेट करना पड़ेगा ये सारे सेल डेब्रिस इंटरनल सारे ये जो सेल डेब्रिस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये हमें अलग करना पड़ेगा इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल से। अब इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मतलब उसमें डीएनए आ गया, आरएनए आ गया, प्रोटीन आ गया, उससे हमें ये सेल डेब्रिस अलग करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज। फिर हमें ये सेल एक्सट्रैक्ट सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज करते, और फिर बाद में हमें सेल डेब्रिस में ये जो पैलेट है उसमें सेल डेब्रिस मिलते हैं, मतलब स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लाज्मा, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, और सुपरनाटेंट में हमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मिलता है। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट। अब थर्ड स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। अब हमें प्यूरिफाई कैसे करें? अब थर्ड स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। अब हमने सेल को ब्रोक कर लिया, उसमें से सेल डेब्रिस अलग कर लिए, जो भी सेल डेब्रिस थे। सेल डेब्रिस मतलब ब्रोकन सेल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, जो हमने ब्रोक किए थे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और डिटर्जेंट्स के। अब हमें सेल एक्सट्रैक्ट में अब बचता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब हमें आरएनए और प्रोटीन को अलग करना पड़ेगा ताकि हमें प्योर डीएनए मिल सके। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो पहले हम देखेंगे रिएजेंट्स कैसे यूज़ करते हैं इन कंटामिनेंट्स को, मतलब आरएनए और प्रोटीन को अलग करने के लिए, और फिर हम देखेंगे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैसे यूज़ होता है इन कंटामिनेंट्स को अलग करने के लिए प्योर डीएनए, और हमें प्योर डीएनए कैसे मिल सकता है। तो फर्स्ट है रिएजेंट्स। तो हमें पहला कंपोनेंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन को कैसे रिमूव किया जाए? तो हम यूजुअली फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं 1:1 रेशो में, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है नीचे, और हमें सिर्फ डीएनए और आरएनए का मिक्सचर मिलता है। अब फिनॉल और क्लोरोफॉर्म कैसे काम करता है? यह जैसे कि इस डायग्राम में तुम सब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सेल एक्सट्रैक्ट है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है। इसमें हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म मिक्स करेंगे। अब फिनॉल और क्लोरोफॉर्म मिक्स करने के बाद फिनॉल जो है वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करवाता है। फिनॉल जो है वो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, और दो अलग अलग लेयर मिलते हैं, जिसमें पहली लेयर है एक्वेशियस लेयर की, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, और दूसरी लेयर है जिसमें हमें कोएगुलेटेड प्रोटीन मिलता है। अब फिनॉल ऐसा क्या करता है कि हमें प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो फिनॉल प्रोटीन का फोल्डिंग स्ट्रक्चर ही बदल देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन उसके एक्चुअल स्टेट में नहीं रहता और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। और इसीलिए हम यूजुअली फिनॉल का यूज़ करते हैं प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। अब क्लोरोफॉर्म क्यों यूज़ होता है? अब फिनॉल कैन डिग्रेड डीएनए। अब फिनॉल डीएनए को डिग्रेड कर सकता है। तो फिनॉल डीएनए को डिग्रेड ना करे, इसी वजह से हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, ताकि ये जो क्लोरोफॉर्म है ये डीएनए को बचाता है फिनॉल से, और डीएनए डिग्रेड नहीं होता। अब और एक कंडीशन है कि अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो फिर अगर हमने फिनॉल की ट्रीटमेंट बार बार दी तो डीएनए ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए हम क्या करें?
तो ये अवॉइड करने के लिए हम यूजुअली एंजाइम प्रोटीएज का यूज़ करते हैं। प्रोटीएज जैसे कि प्रोनेज और प्रोटीनेज के का यूज़ करते हैं। ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन है उसे स्मॉलर फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की ट्रीटमेंट दी तो जितने भी प्रोटीन है वो सारे प्रोटीन प्रेसिपिटेट होके हमें डीएनए और आरएनए का सॉल्यूशन मिलता है, और इसके वजह से डीएनए का ब्रेकेज भी नहीं होता। अब प्रोटीन अलग हो गया डीएनए से, अब बचा आरएनए। अब आरएनए को सेपरेट करने के लिए हम यूजुअली राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। अब राइबोन्यूक्लियस एंजाइम आरएनए को स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन करके फिर हम सेंट्रीफ्यूज करके उसे प्रेसिपिटेट करके हमें प्योर डीएनए मिलता है। तो ये थर्ड स्टेप थी। अब फोर्थ स्टेप है, ये मेथड थी रिएजेंट से हम कैसे रिएजेंट यूज़ करके हम कैसे प्योर डीएनए मिल सकता है कंटामिनेंट्स को अलग करके। अब हम देखेंगे कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करके हम कैसे डीएनए को अलग कर सकते हैं आरएनए और प्रोटीन से। हम सबको पता है कि डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही सब डीएनए, आरएनए और किसी प्रोटीन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, क्रोमैटोग्राफी कॉलम में हम मैट्रिक्स पे पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, जिसकी वजह से ये डीएनए, आरएनए और कुछ प्रोटीन जिस पे निगेटिव चार्ज है वो सारे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब अटैच होने के बाद हम अटैच होने के बाद हम सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो लूजली बाउंड है वो पहले इल्यूट हो जाएंगे। बाद में जो हाईली बाउंड है, जैसे जैसे हम सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो जो टाइटली बाउंड है वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो जो लूजली मोस्टली प्रोटीन जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन पे निगेटिव चार्ज होता है, कुछ प्रोटीन पे नहीं होता। तो जो जिन पे निगेटिव चार्ज नहीं होता वो तो वैसे ही इल्यूट हो जाते हैं, लेकिन जिन पे निगेटिव चार्ज होता है वो बहुत टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं। इसकी वजह से पहले प्रोटीन इल्यूट हो जाता है, उसके बाद आरएनए और उसके बाद डीएनए। ये सीक्वेंस याद रखिए कि पहले कौन सा कंपोनेंट रिमूव होता है। तो पहले प्रोटीन होता है, उसके बाद आरएनए और उसके बाद डीएनए, क्योंकि डीएनए जो है वो बहुत टाइटली बाउंड होता है रेजिन को, क्रोमैटोग्राफी के रेजिन को। आरएनए जो उससे थोड़ा कम लूजली बाउंड होता है और प्रोटीन बहुत लूजली बाउंड होता है, इसलिए पहले इल्यूट हो जाता है। और इल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते रहते हैं, जिसके वजह से कंपोनेंट्स इल्यूट हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं कि ये कॉलम है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी कॉलम, जिसके ऊपर ये जो है ये मैट्रिक्स है, पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स, और ऊपर से हम सेल एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं। अब सेल एक्सट्रैक्ट डालने के बाद जितने भी निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज रेजिन्स को बाउंड कर लेंगे, लूजली बाउंड, मॉडरेटली बाउंड या फिर टाइटली बाउंड। उसके बाद हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो लूजली बाउंड है जैसे कि प्रोटीन वो पहले इल्यूट हो जाता है, बाद में मॉडरेटली बाउंड जो आरएनए वो इल्यूट हो जाता है, बाद में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज करने के बाद डीएनए जो टाइटली बाउंड होता है रेजिन को वो भी इल्यूट आउट हो जाता है, और इसी वजह से हमें प्योर डीएनए मिल जाता है। अब फोर्थ और द लास्ट स्टेप जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। अब जो ये प्योर डीएनए हमें मिला विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट्स और विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, ये बेसिकली थोड़ा डाइल्यूटेड होता है, तो हमें ये डीएनए सैंपल को कॉन्सेंट्रेट बनाना पड़ेगा। इसके वजह से हम तो डीएनए को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम बेसिकली इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन कब इथेनॉल प्रेसिपिटेशन यूज़ करें? अब ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन में हमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ही मिलता है। मतलब जो हमने प्रोसीजर देखी रीएजेंट्स की, तो जब हम रीएजेंट की मेथड यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए ही मिलता है। लेकिन अगर हम अदर मेथड्स यूज़ करें जैसे कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, तो हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलता है डीएनए का। तो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हमें कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए हम यूजुअली इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इथेनॉल प्रेसिपिटेशन मेथड भी
दो अलग अलग वे से हम परफॉर्म कर सकते। तो पहली मेथड है कि हम क्या करते हैं, इथेनॉल को, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे की लेयर है, यहाँ पे ये जो लेयर है इसमें डीएनए होगा हमारा डाइल्यूटेड डीएनए। फिर हम क्या करते हैं, इथेनॉल को लेयर अप कर देते हैं डीएनए के ऊपर। अब इथेनॉल को हम जब डीएनए के ऊपर लेयर आउट कर देते हैं तो हमें नीचे कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए सॉल्यूशन मिलता है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए सॉल्यूशन हम कैसे बाहर निकालें, तो हम ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं। हम ग्लास रॉड को इस ट्यूब में इंसर्ट करते हैं सबसे नीचे, और इंसर्ट करने के बाद जो डीएनए होगा वो ग्लास रॉड के अराउंड राउंड अप हो जाएगा, और हम जब ग्लास रॉड ऊपर खींचेंगे तो हमें ग्लास रॉड के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए मिल जाएगा, और इसी तरह हमें कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सेकेंड मेथड जो है, तो सेकेंड मेथड में हम यूजुअली सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। तो सेकेंड मेथड में हम यूजुअली सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। इसमें सेकेंड मेथड में क्या किया जाता है, जो भी हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा डीएनए का उसमें हम इथेनॉल मिक्स कर देते हैं। अब और इथेनॉल मिक्स करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें पेलेट में कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए मिलेगा और ऊपर इथेनॉल सुपरनेटेंट में। और इसी तरह हम डीएनए को अलग कर सकते हैं, और इसी तरह हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ डीएनए को कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल प्रेसिपिटेशन। अब ये 4 स्टेप थे। फर्स्ट था कल्चरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ डीएनए, सेकेंड था प्रिपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट, थर्ड था प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट, और फोर्थ था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल। अब हमने जो डीएनए सैंपल आइसोलेट किया, प्योर डीएनए सैंपल, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो चेक करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करें, तो हम यूजुअली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम डीएनए कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। अब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम यूवी लाइट पास करते हैं, मतलब कंसिडर ये एक कवेट है और इसके थ्रू हम यूवी लाइट पास करते हैं। अब जितनी भी लाइट और इस कवेट में सॉल्यूशन होता है, मतलब हमारा डीएनए होता है, अब जितनी भी लाइट ये डीएनए सॉल्यूशन ऑब्जर्व करेगा उतना अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे इस कवेट में होगा, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 1 ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ml। जितनी भी ओडी आएगी तो हम कंसिडर करते हैं कि 1 OD इक्वल्स टू 50 माइक्रोग्राम ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ml। अगर हमें प्योरिटी चेक करना है कि हमारा डीएनए जो हमने प्योर डीएनए आइसोलेट किया है उसमें कोई कंटामिनेंट तो नहीं है, उसमें कोई प्रोटीन या फिर आरएनए तो नहीं है, तो प्योरिटी कैसे चेक करें, तो हम प्योरिटी चेक करते हैं। पहले हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं 260 नैनोमीटर पर, और बाद में हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं 280 नैनोमीटर पर। और अगर इन दोनों का रेशियो 1.8 से कम आया, अगर 1.8 से कम आया तो उसमें कंटामिनेंट्स है, अगर 1.8 आया तो वो प्योर डीएनए सैंपल है। और इसी तरह हम प्योर डीएनए सैंपल मतलब टोटल सेल डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल से। आगे हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल से हम टोटल सेल डीएनए कैसे आइसोलेट करें, प्लाज्मिड डीएनए कैसे आइसोलेट करें, और फास्ट डीएनए कैसे आइसोलेट किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम ये सारा देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू आइसोलेट टोटल सेल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया। थैंक यू।